एक जंगल में तमाम अमीर पक्षी ही रहा करते थे। फिर एक दिन उस जंगल के किनारे एक चिड़िया रहने के लिए आती है। चिड़िया को वहाँ एक पुराना घर नजर आता है। वो सोचती है कि अब से वो यहीं रहेगी। अब से इस जंगल में रहकर ही मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूँगी, परंतु मुझे अपना घर चलाने के लिए काम की जरूरत पड़ेगी। एक काम करती हूँ, मैं इस जंगल के प्रधान उल्लू सेठ के पास जाती हूँ, क्या पता वो मुझे कुछ काम दे दें। ऐसे मीनू चिड़िया उल्लू सेठ को ढूंढती ढूंढती उल्लू सेठ के पास पहुँच जाती है। उल्लू सेठ जी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। जंगल के किनारे पर जो वो पुराना सा घर है, मैं उसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने सोचा है इस जंगल में रहकर अपनी नई शुरुआत करूँगी। अच्छा, तो तुम इस जंगल में नई आई हो। मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ काम मांगने आई होगी। जी उल्लू सेठ, आपने सही सोचा है। मैं काम मांगने ही आई हूँ आपके पास। सोचा है उस घर में रहकर कुछ काम करूँगी और अपना गुजर बसर करूँगी। परंतु चिड़िया, मुझे लगता नहीं है कि तुम यहाँ रह पाओगी, क्योंकि इस जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा अमीर हैं और तुम ठहरी गरीब सी चिड़िया। ऐसी बात नहीं है उल्लू सेठ। जिस जंगल में पहले मैं रहती थी, वहाँ का सब कुछ बेचकर मैं अपने पास बहुत सारा धन लेकर आई हूँ। मेरा गुजारा हो जाएगा, बस आप मुझे कुछ काम दे दीजिए। अच्छा, तुम्हारे पास बहुत सारा धन है, फिर तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी तुम अपने घर जाओ। कल मैं तुम्हारे घर पर अपने कुछ पक्षी भेजूंगा। वो तुम्हारा घर भी ठीक कर देंगे और तुम्हें कुछ काम भी बता देंगे। ठीक है उल्लू सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ऐसा कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, नई मुर्गी हाथ लगी है। इसका सारा धन मैं अब लूट कर ही रहूंगा। फिर अगले दिन उल्लू सेठ अपने 2 पक्षियों को मीनू चिड़िया के घर पर भेज देते हैं। अरे कालू, उल्लू सेठ ने जो काम दिया है वो तुम्हें अच्छे से याद है ना? अरे हाँ, तुम चिंता मत करो, मुझे अच्छे से याद है कि इस चिड़िया के साथ हमें क्या करना है। अरे भाई, मीनू चिड़िया यहीं रहती है क्या? तभी मीनू चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम ही हो क्या? हमें उल्लू सेठ ने भेजा है तुम्हारा घर बनाने के लिए और तुम्हें कुछ काम भी देने के लिए। अच्छा, तो आपको उल्लू सेठ ने भेजा है, तो फिर ठीक है, आप दोनों काम से लग जाइए और मेरे घर को अच्छा सा बना दीजिए। हाँ चिड़िया, परंतु उससे पहले हमें जरा अपना घर अंदर से तो दिखाओ, तभी तो हमें पता चलेगा कि इस घर में क्या क्या काम है और तभी हम काम अच्छे से कर पाएंगे। फिर वे दोनों कौवे मीनू चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। कालू कौवा वहाँ रखा हुआ एक संदूक गौर से देख लेता है। आप दोनों ने मेरा घर तो देख ही लिया है, अब आप दोनों जल्दी से मेरे घर को बहुत सुंदर सा बना दीजिए। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम चिंता ही मत करो, हम तुम्हारा घर एकदम बढ़िया सा बना देंगे। फिर वे दोनों कौवे मीनू चिड़िया को दिखाने के लिए झूठ मूठ उसके घर में काम करने लग जाते हैं। पक्षियों, आप दोनों इतना काम कर रहे हैं, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। घर में तो अभी कुछ नहीं है, मुझे बाहर जाना होगा। अरे हाँ मीनू चिड़िया, तुम बेफिक्र होकर जाओ, जब तक तुम आओगी हम तुम्हारा सारा काम भी कर देंगे। फिर मीनू चिड़िया जंगल में खाना लेने के लिए चली जाती है। अरे वो चिड़िया तो चली गई, अब जो हम अपना असल काम करने आए थे वो काम कर लेते हैं। अरे हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, सारा खजाना इस संदूक के अंदर ही है। जल्दी से ये संदूक उठाकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर क्या था, वे दोनों कौवे वहाँ से वे संदूक उठाकर फौरन से भाग जाते हैं। फिर जब मीनू चिड़िया वापस आती है तो उसको उसका घर पूरा खाली मिलता है। अरे बाप रे, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो दोनों पक्षी मेरी जिंदगी भर की कमाई लेकर यहाँ से भाग गए। कितनी मुश्किलों से मैंने अपना सब कुछ बेचकर वो पैसे जमा किए थे और वो दोनों दुष्ट पक्षी मेरा सब कुछ लेकर यहाँ से चले गए। फिर बेचारी मीनू चिड़िया उदास होकर उल्लू सेठ के पास वापस जाती है।
उल्लू सेठ, आज आपने जो 2 पक्षी भेजे थे वो मेरे घर से मेरा संदूक लेकर चले गए। मेरे संदूक में मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। दूसरे जंगल से मैं अपना घर बार बेचकर वो सब पैसे लेकर आई थी और वो दोनों पक्षी मेरा सब कुछ लूटकर वहाँ से भाग गए। अरे चिड़िया, इतना रो मत, ये सब तो मोह माया है, पैसा तो आता जाता ही रहता है। तभी मीनू चिड़िया की नजर उसके संदूक पर पड़ती है जो उल्लू सेठ के घर में रखा हुआ था। उल्लू सेठ, ये तो मेरा संदूक है। इसका मतलब ये सब कुछ आपने करवाया है। तो तुम्हें पता चल ही गया कि ये सब कुछ मैंने ही करवाया है। इतने में वे दोनों कौवे भी उल्लू सेठ के पास आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम तीनों मिले हुए हो, मुझे मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं। हम ऐसे ही करते हैं, मासूम पक्षियों को बेवकूफ बनाकर उनका सारा पैसा हड़प लेते हैं, जैसे हमने तुम्हारा पैसा हड़प लिया। अब दफा हो जाओ मेरे घर से और यहाँ नजर नहीं आना। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया को उल्लू सेठ के घर से धक्के मार के निकाल देता है। बेचारी मीनू चिड़िया वहाँ से उदास होकर चली जाती है और एक जगह बैठकर रो रही होती है। मेरी कुछ मदद करो, बहुत भूख लगी है मुझे। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दोगी तो मैं खाना खा लूँगा, कुछ मदद कर दो मेरी। अरे, इस जंगल में आने के बाद मैं भी भिखारी हो गई हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा, यानी तुम भी भिखारी, मैं भी भिखारी, ये तो बढ़िया हो गया। परंतु अगर तुम मुझे कुछ खिला दोगी तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। तभी मीनू चिड़िया अपनी पोटली में से सारे पैसे निकालकर उस भिखारी पक्षी को दे देती है। ये लो, बस ये आखिरी पैसे ही मेरे पास बचे थे, ये तुम ले जाओ और इसका खाना खा लेना। अरे, बड़ी ही भली चिड़िया हो, खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है और अपने सारे पैसे मुझे दे दिए। परंतु मैं भी किसी का एहसान नहीं लेता हूँ, जो कुछ भी लेता हूँ उससे डबल उसको लौटा देता हूँ। अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? देखो पक्षी, मैं अभी कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम मुझे दे दो। तभी वो पक्षी एक मंत्र पढ़ के जादू करता है और फिर मीनू चिड़िया से कहता है, जाओ मीनू चिड़िया, तुमने मेरी मदद की थी ना, एक बढ़िया सा घर और उसमें पड़ा हुआ एक संदूक जिसमें खजाना ही खजाना भरा हुआ है, मैंने तुम्हारे लिए जंगल के किनारे पर छोड़ दिया है। परंतु ध्यान रहे, तुम्हारे अलावा अगर कोई और उस संदूक को खोलेगा तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। अरे वाह, क्या वाकई ऐसा है? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पक्षी। फिर क्या था, मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी से जंगल के किनारे पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा घर है। फिर मीनू चिड़िया जल्दी से उस घर में चली जाती है। घर के अंदर एक बहुत खूबसूरत सा संदूक रखा हुआ था। परंतु तभी मीनू चिड़िया के पीछे पीछे उल्लू सेठ और उसके दोनों कौवे भी घर में घुस जाते हैं। अरे वाह, इस चिड़िया को तो कोई तंत्र मंत्र आते हैं। इतना बढ़िया घर और एक और संदूक, ये संदूक तो हमने देखा ही नहीं, जरूर इसमें और ज्यादा पैसे होंगे। एक काम करते हैं, इससे ये संदूक भी छीन लेते हैं। नहीं नहीं, कुछ मत करना इस संदूक को, और इसको खोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना, तुम तीनों के साथ बहुत बुरा हो सकता है। परंतु उल्लू सेठ और उसके दोनों कौवे मीनू चिड़िया की एक भी नहीं सुनते और उस संदूक को खोल देते हैं। फिर क्या होना था, वे तीनों के तीनों पक्षी उस संदूक के अंदर गायब हो जाते हैं। फिर जब मीनू चिड़िया करीब आकर उस संदूक को देखती है तो उसमें बस सिर्फ सोने के सिक्के ही थे और वे पक्षी कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। जैसी करनी वैसी भरनी, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। उस दिन के बाद से मीनू चिड़िया उसी जंगल के किनारे सुकून से अपनी जिंदगी बसर करने लगती है। एक जंगल में एक चील और उसकी पत्नी साथ रहा करते थे। चील तो काफी अच्छी थी, परंतु उसका पति बहुत दुष्ट था। वह हमेशा मासूम पक्षियों के बच्चों को मारकर खाना चाहता था।
अरे बस बहुत हो गया। अब और कब तक मैं ये घास फूस खाऊं? मुझे भी पक्षियों का मांस खाना है। जैसे दूसरी चीलें रहती हैं, मुझे भी वैसे ही रहना है। देखो, हम ऐसा नहीं कर सकते। जंगल के पक्षी बहुत मासूम हैं। उनका क्या कसूर है? उनका भी तो जीने का हक है ना। हम उन्हें नहीं खा सकते। तुम ये फल खाया करो जो मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। अरे नहीं खाना मुझे वो फल जो तुम लेकर आती हो। मुझे पक्षियों का मांस खाना है और मैं वो मांस खाकर ही रहूंगा। अरे मैं भी तो चील हूँ और मैं भी तो फल और दूसरे भोजन खाकर अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अरे बस, मैंने कह दिया ना, मुझे पक्षियों का मांस ही खाना है। अब तुम मुझे कहीं से भी पक्षियों का मांस ला कर दो। चील सभी पक्षियों के साथ मिलकर रहती थी और सभी पक्षी भी उसे अपना अच्छा दोस्त मानते थे और कोई भी पक्षी उससे नहीं डरता था। अरे चील, तुम बहुत अच्छी हो। तुम तो हमारी दोस्त की तरह रहती हो। वरना मैंने दूसरे जंगल की चीलों को देखा है। वे बहुत दुष्ट होती हैं और पक्षियों को पकड़कर खा जाती हैं और तो और उनके अंडे भी नहीं छोड़ती। हाँ हाँ, परंतु हमारी चील बहन तो बहुत अच्छी है। यह तो हमारे साथ दोस्तों की तरह मिल बांट कर रहती है। सही कहा कालू कौवे तुमने। हमारी चील बहन वाकई में बहुत अच्छी है। दूसरे जंगल की चीलों की तरह तो बिल्कुल नहीं है। आप सब पक्षी बहुत मासूम हैं और मैं किसी मासूम की जान नहीं ले सकती। बस इसीलिए मैं दूसरी चीलों की तरह नहीं हूँ। मैं बहुत अलग हूँ। चील बहुत अच्छी थी। वे पक्षियों के साथ मिलकर जो भोजन वो खाते थे वही चील भी खाती थी और फिर वही भोजन अपने पति के लिए भी लेकर जाती थी। अरे ये क्या, आज फिर से तो मेरे लिए वही सड़े हुए अंगूर उठा कर ले आई। मुझे नहीं खाने ये अंगूर, ले जाओ मेरे पास से। खा लीजिए ना, खा लीजिए। ये अंगूर बहुत स्वादिष्ट हैं। एक बार खाकर तो देखिए, आपको पसंद आएंगे। नहीं खाने मुझे ये अंगूर। अभी जाओ और मेरे लिए पक्षी का कोई बच्चा पकड़ के लाओ। तुम उन सब की दोस्त बनी रहती हो ना, जाओ अब उनका बच्चा मेरे लिए लेकर आओ। मुझे खाना है। वो सब पक्षी बहुत मासूम हैं। मैं उन सब पक्षियों को धोखा नहीं दे सकती। मैं उनकी दोस्त हूँ। अच्छा, तुम उनको धोखा नहीं दे सकती ना, यानी मुझे धोखा दे सकती हो। मैं तुम्हें अब बताता हूँ। फिर उस चील का पति उस बेचारी चील को बहुत मारता है। वे बस उसे मारता ही जाता है। रात हो जाती है। वे चील अपने पति से मार खाने के बाद एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। अगर अपने पति को पक्षियों के बच्चे लाकर नहीं दूंगी तो वो मुझे रोज ऐसे ही मारेंगे। मुझे बहुत दर्द होता है। मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी रात का समय है, पक्षी तो सो रहे होंगे। अभी ही चुपके से जाती हूँ और किसी पक्षी का बच्चा उठाकर ले आती हूँ। कम से कम मेरे पति फिर मुझे मारेंगी तो नहीं। वे चील ऐसा ही करती है। फिर वे जंगल में पक्षियों के बच्चे ढूंढने के लिए निकल जाती है। चील तोते के घर पर पहुंचती है और चुपके से उसके घर में घुस जाती है। तोता और उसका बच्चा दोनों ही सो रहे होते हैं। मुझे माफ कर देना तोते, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती, परंतु मैं अपने पति की वजह से बहुत मजबूर हूँ। मुझे तुम्हारा ये नन्हा सा बच्चा अब ले जाना ही पड़ेगा। फिर क्या था, वे चील उस बच्चे को उठाकर वहाँ से ले जाती है, परंतु उसी समय एक उल्लू चील को वहाँ से जाता हुआ देख लेता है। अरे बाप रे, ये चील कितनी ज्यादा दुष्ट है। सब पक्षियों के सामने इतनी अच्छी बनती है और रात के समय ये पक्षियों के बच्चों को उठाकर ले जाती है और उन्हें खा जाती होगी। कल सुबह होते ही मैं सब पक्षियों को ये बात बता दूंगा ताकि वे सब इस चील से दूर रहें और अपने बच्चों को भी इस चील से बचाएं। चील तोते के बच्चे को गुफा में ले आती है और ये सब कुछ देखकर उसका पति बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये करा है ना तुमने कुछ अच्छा काम। अब ऐसे ही रोज रात को मुझे पक्षी का एक बच्चा लाकर देती रहना। अब मैं रोज पक्षियों के बच्चों का मांस ही खाऊंगा। देखो, ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। अब इसके बाद मैं तुम्हारे लिए किसी और पक्षी के बच्चे को पकड़ के नहीं लाऊंगी। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी।
सुबह के समय जब तोते को उसका बच्चा उसके घर में नजर नहीं आता तो वह बहुत परेशान हो जाता है। अरे बाप रे, मेरा बच्चा कहाँ गया? लगता है रात के समय कोई दुष्ट पक्षी मेरे घर में घुसा और मेरे बच्चे को उठाकर ले गया। मुझे ये बात जंगल के सभी पक्षियों को बतानी होगी। शायद कल रात किसी पक्षी ने उस दुष्ट पक्षी को मेरे घर से जाते हुए देखा हो। फिर तोता सभी पक्षियों से मिलता है और सभी को रात की सारी बात बताता है। वे चील भी वहाँ खड़े होकर तोते की सारी बात खामोशी से सुन रही होती है। अरे चील, खामोश क्यों खड़ी हो? सभी पक्षियों को बता दो कि कल रात तुम ही तोते के बच्चे को उठाकर लेकर गई थी। हाँ पक्षियों, कल रात जब मैं जाग रहा था तो मैंने देखा था ये चील मिट्टू के घर से उसके बच्चे को लेकर जा रही थी। ये चील बहुत दुष्ट है, सबके सामने अच्छी बनती है और रात को पक्षियों के बच्चे लेकर जाती है। अरे क्या चील, कल रात तुम मेरे बच्चे को उठाकर लेकर गई हो? कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ है? तोते, ये बात सच है कि कल रात मैं ही तुम्हारे बच्चे को उठाकर लेकर गई हूँ, परंतु ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, मुझसे करवाया गया था। मैं बहुत मजबूर थी। अरे चील दीदी, ऐसा भी क्या हो गया जो रात के समय आप मिट्टू के बच्चे को ही उठाकर ले गई? देखो मीनू चिड़िया, मैं तो एक बहुत अच्छी चील हूँ और मैं बस फली खाकर अपना पेट भर लेती हूँ, परंतु मेरे पति बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। उन्हें हर समय पक्षियों का मांस चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत मारा और फिर मैं मजबूर हो गई पक्षियों के बच्चे लाने के लिए। अरे बाप रे चील दीदी, आपके पति तो बहुत ज्यादा दुष्ट हैं। उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा और अब मैं उन्हें सबक सिखा कर रहूंगी और तोते के बच्चे को भी उनसे छुड़वा कर रहूंगी। फिर क्या था, मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को एक जगह लेकर जाती है और सभी पक्षी वहाँ छुप जाते हैं। कबूतर एक जगह जमीन पर लेट जाता है। कबूतर, तुम ऐसे ही लेटे रहो, देखना तुम्हें देखकर वे चील जरूर यहाँ पर आएगी और जब वो यहाँ पर आएगी हम सब मिलकर उसे पकड़ लेंगे और उससे अच्छा सबक सिखाएंगे। अरे तुम सबकी पकड़म पकड़ाई के चक्कर में कहीं वे चील आकर मुझे खा ना जाए। उसी समय वे चील भी वहाँ से गुजर रही थी। वे कबूतर को जमीन पर गिरा हुआ देख लेती है। अरे वाह, आज तो लगे हाथों शिकार मिल गया। अभी जाता हूँ और इस कबूतर को खा जाता हूँ। तभी वे चील कबूतर को अपना शिकार समझकर उसके पास आ जाती है। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। इस कबूतर को खाकर मेरा पेट भर जाएगा। परंतु तभी सभी पक्षी मिलकर उस चील पर एक जाल फेंकते हैं और उस चील को बंदी बना लेते हैं। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, बाहर निकालो मुझे इस जाल से, मुझे छोड़ दो। दुष्ट चील, तुम्हें बहुत शौक है ना नन्हे पक्षियों को अपना भोजन बनाने का। अब देखना हम तुम्हें ऐसे ही बंदी बनाकर रखेंगे। अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम भी यहाँ हो, मुझे इन पक्षियों से बचाओ, मुझे बचाओ इन पक्षियों से, इनसे कहो मुझे छोड़ दे। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। तुम बहुत दुष्ट चील हो, तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। तुमने पक्षियों को बहुत परेशान किया है और मुझे भी। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। अरे दुष्ट चील, चुपचाप से अब ये बताओ कि मेरे बच्चे को तुमने कहाँ छुपा कर रखा है? अरे मुझे छोड़ दो, तुम्हारा बच्चा तो उस गुफा के अंदर है, वहाँ से जाके अपने बच्चे को ले लो। बस मुझे छोड़ दो, मैं सारे काम बंद कर दूंगा। चील, अब हम तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि आजाद होते ही तुम ये जंगल छोड़ के चले जाओगे और कहीं भी जाओ, परंतु अगर तुम यहाँ नजर आए तो हम फिर से तुम्हें बंदी बना लेंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं जंगल छोड़ दूंगा और यहाँ पर किसी को नजर भी नहीं आऊंगा। फिर सभी पक्षी उस चील को आजाद कर देते हैं और उस चील को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। मिट्ठू तोता भी अपने बच्चे को उस गुफा से ले आता है और वे अच्छी चील सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। मिट्ठू महाराज ने पूरे जंगल में ऐलान किया था कि जो भी पक्षी अपना सबसे अच्छा और सबसे सुंदर घर बनाएगा उसे मिट्ठू महाराज अपना एक गंदम का खेत उपहार में देंगे। फिर सभी पक्षियों में ये बात फैल जाती है और सभी पक्षी अपने लिए मजबूत और सुंदर घर बनाने लग जाते हैं।
कुछ पक्षियों ने तो अपने घर बना लिए थे और कुछ पक्षी अभी तक अपने घर बना रहे थे। फिर ऐसे जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घर बना लेते हैं। अब सभी पक्षियों को सिर्फ अपने अपने घरों में रंग करना था ताकि उनके घर बहुत सुंदर लगे। मीनू चिड़िया ने भी अपना घर बहुत अच्छा बनाया था। बस अब मीनू चिड़िया अपने घर में रंग करने वाली थी। आज मुझे अपने घर को रंग करना है। मैं अपने घर को रंग कर कर बहुत ज्यादा सुंदर बना दूंगी ताकि तोते महाराज जब मेरे घर को देखें तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएं और वे उपहार मुझे ही दे दें। वहीं दूसरी तरफ जंगल के दुष्ट पक्षी कालू कौवे ने सभी पक्षियों के घर खराब करने की योजना बना ली होती है। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को रंग कर लिया होगा, परंतु आज मैं सभी पक्षियों के घरों के रंग को खराब कर दूंगा। मैं अभी बादल भैया के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि पूरे जंगल में बारिश कर दें। जब बारिश होगी तो जंगल के सभी पक्षियों के घर खराब हो जाएंगे और फिर अगले दिन मैं अपने घर में रंग कर लूंगा और फिर जब दोपहर में तोते महाराज सिर्फ मेरे घर को आकर देखेंगे तो वे उपहार भी मुझे ही देंगे। फिर ऐसा सोचकर कालू कौवा बादलों के पास चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को रंग कर कर तैयार कर लिया होता है। अरे वाह, मैंने तो अपने घर को बहुत बढ़िया रंग कर दिया है और ये बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रहा है। अब बस कल तोते महाराज आए और मुझे ही विजेता बना दें। बादल भैया, आज आप हमारे जंगल में बारिश कर दें। हमारे जंगल में काफी समय से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से पूरे जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई है। अच्छा कालू कौवे, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ और तुम्हारे जंगल में बारिश कर देता हूँ। हाँ बादल भैया, ठीक है, आप बस जल्दी से आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर एक दूसरा बादल आता है। अरे बादल भाई, जल्दी से मेरे साथ चलो। एक जंगल में आग लग गई है और हम दोनों को मिलकर वहाँ पर बारिश कर कर वहाँ की आग बुझानी होगी। अरे परंतु मुझे तो अभी तोते महाराज के जंगल में बारिश करने जाना है। अरे भाई, उस जंगल में बारिश करने फिर कभी चले जाना, परंतु आज इस जंगल की आग बुझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वह पूरा जंगल जल जाएगा। चलो मेरे साथ। फिर वे दोनों बादल दूसरे जंगल की आग बुझाने के लिए चले जाते हैं। सभी पक्षियों ने अपने घरों पर रंग कर 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 इतना ज्यादा सुंदर बना दिया है, परंतु अभी बादल भैया आकर बारिश करेंगे और सभी पक्षियों के घर खराब हो जाएंगे, फिर आएगा मजा। कालू कौवे को बादल का इंतजार करते करते रात हो जाती है, परंतु बादल भैया तो आते ही नहीं है। कालू कौवा इंतजार करते करते सो जाता है। अरे बाप रे, मैंने कल रात को बहुत इंतजार किया, परंतु बादल भैया तो आए ही नहीं। मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। कोई बात नहीं, चलो अब मैं जाकर जल्दी से अपने घर को रंग कर देता हूँ। वैसे भी दोपहर तक तो मिट्टू महाराज सभी पक्षियों के घर देखने आ जाएंगे। उससे पहले मैं अपने घर को सुंदर बना देता हूँ और रंग कर देता हूँ ताकि वे उपहार मुझे ही मिले। फिर कुछ ही देर में कालू कौवा भी अपने घर को रंग कर देता है। रंग होने के बाद कालू कौवे का घर भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। अरे वाह, मेरा घर तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। लगता है आज का विजेता तो मैं ही बनूंगा। तोते महाराज मेरे घर को देखते ही पसंद कर लेंगे।
अरे चलो, आज ही मैं जाकर तोते महाराज के जंगल में बारिश कर देता हूँ। कल तो मैं तोते महाराज के जंगल जा नहीं सका और उनके जंगल में बारिश भी नहीं की, परंतु आज मैं बिल्कुल फारिग हूँ। आज जाकर उनके जंगल में बारिश कर दूंगा। फिर कुछ ही देर में मिट्टू महाराज के जंगल में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे बाप, ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई? बादल भैया को तो कल बोला था, परंतु ये आज बारिश किसने कर दी? मैंने तो अभी अभी अपने घर को रंग किया है। ऐसे तो बारिश में मेरे घर का सारा रंग खराब हो जाएगा। फिर कुछ ही देर में जंगल की बारिश रुक जाती है, परंतु अब क्या फायदा, कालू कौवे के घर का रंग तो पूरी तरह से खराब हो चुका था। तोते महाराज ने भी जंगल के पक्षियों के घरों को देखना शुरू कर दिया था। अरे वाह रानी कौवी, तुमने तो अपना घर बहुत सुंदर बनाया है। मुझे तुम्हारा घर पसंद आया, परंतु पहले मैं जंगल के पक्षियों के सारे घर देखूंगा, फिर ही फैसला करूंगा कि कौन विजेता है। अरे जी महाराज, आप देख लीजिए सभी घरों को, परंतु आपको मेरा घर ही सबसे ज्यादा पसंद आएगा। फिर मिट्टू महाराज ऐसे जंगल में सभी पक्षियों के घरों पर जाकर एक एक करके सभी का घर देखते हैं और फिर तोते महाराज कालू कौवे का घर देखने आते हैं। अरे ये क्या कालू कौवे, तुमने अपने घर में रंग नहीं करा या तो फिर अपने घर को आधा रंग करके ही छोड़ दिया। तुम्हारा घर कितना खराब लग रहा है। मुझे तो तुम्हारा घर बिल्कुल पसंद नहीं आया। चलो अब बस मीनू चिड़िया का घर ही बचा है। अब मीनू चिड़िया के पास जाकर भी उसका घर देख ही लेता हूँ कि उसने अपना घर कैसा बनाया है। फिर मिट्टू महाराज मीनू चिड़िया के घर पर आते हैं और मीनू चिड़िया का घर देखकर मिट्टू महाराज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि मीनू चिड़िया ने जंगल में सबसे सुंदर अपना घर बनाया था। अरे वाह मीनू चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। इस जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर घर मुझे तुम्हारा ही लगा है और तुम्हारा घर मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए इस साल की विजेता तुम ही हो। तोते महाराज उपहार के तौर पर मीनू चिड़िया को एक गंदम का खेत दे देते हैं और मीनू चिड़िया भी काफी खुश हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि दूसरों के लिए जो हम गड्ढा खोदते हैं उसमें हम खुद ही गिर जाते हैं, इसीलिए हमें सबके साथ अच्छा ही करना चाहिए। रानी रानी, मैं जा रहा हूँ काम पर और तुम घर का ध्यान रखना और पीछे से अपनी किसी सहेली को बुला मत लेना। कालू जाओ जाओ, तुम तो मुझे हर बार की तरह यही ताना देते हो कि तुम्हारे चाहते ही मैं अपनी सहेलियों को घर पर बुला लेती हूँ, और अगर बुलाती भी हूँ तो इसमें कौन सी बुरी बात है? रानी, बुरी बात तो कोई भी नहीं है, परंतु तुम जो अपनी सहेलियों को बुलाकर ये किट्टी पार्टी करती हो ना, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। अरे बस करो कालू, तुम तो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते और मेरे जीवन में जो जरा से खुशी के पल हैं तुम उन्हें भी छीनना चाहते हो। हाँ, मैं जानता हूँ तुमसे बहस करना बेकार है। चलो मैं जा रहा हूँ काम पर। ऐसा कहकर कालू कौवा काम पर चला जाता है। कालू कौवे का अपना मकई का खेत था जहाँ वे काम किया करता था। अरे वाह, मेरी मकई की फसल तो पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है, परंतु मैं भी शातिर कालू कौवा हूँ, एक कच्ची व्यापारी। जब सभी पक्षियों के पास उनकी मकई खत्म हो जाएगी तब मैं अपनी मकई को ज्यादा दाम करके पक्षियों को बेचूंगा। कालू कौवा मकई का व्यापार करता था। वे चाहता था कि उसकी मकई ज्यादा से ज्यादा दामों में बिके, परंतु रानी कौवी को किट्टी पार्टी करना बहुत पसंद थी। कालू मुझे कुछ भी कहते रहे, मैं तो अपनी किटी पार्टी नहीं रोकूंगी, अपनी सहेलियों से मिलती रहूंगी और किटी पार्टी भी करती रहूंगी।
अब इससे पहले कि मेरी ये मकई की फसल पक्षियों की नजर में आ जाए, उससे पहले ही ये सारी की सारी मकई मैं अपने घर में ले जाकर रख देता हूँ। कालू कौवा ऐसा ही करता है। वे एक गाड़ी पर सारी मकई लादकर अपने घर ले जाता है। अरे कालू, ये सारी की सारी मकई तुमने घर में लाकर क्यों रख दी? रानी, तुम तो जानती हो कि अभी सभी पक्षियों के पास मकई ही मकई है। अगर अभी मैं अपनी मकई बेचूंगा तो ये बहुत कम दाम पर बिकेगी, इसीलिए इन्हें मैं अपने घर में छुपा रहा हूँ। जब सबके पास मकई खत्म हो जाएगी तब मैं अपनी मकई बेचूंगा ज्यादा दामों पर। अरे वाह कालू, तुम तो व्यापार के अंदर बहुत ज्यादा होशियार हो। हाँ, ये तो है, कालू कौवा व्यापारी कौवा है। और अब तुम देखना रानी, इस मकई को बेचकर मैं कितने पैसे कमाता हूँ। कालू कौवा रोज की तरह काम पर चला जाता था और रानी कौवी अपनी सहेलियों को बुलाकर किटी पार्टी करती थी। परंतु फिर एक दिन रानी कौवी के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे, ये क्या हो गया? मैंने तो अपनी सारी सहेलियों को बुला लिया किटी पार्टी के लिए और मेरे घर में तो खाने के लिए जरा सा भोजन भी नहीं है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? इतनी जल्दी कहाँ से भोजन लेकर आऊं? और तभी रानी कौवी की नजर वहाँ पर पड़ी मकई की बोरियों पर पड़ती है। घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब एक काम करती हूँ, इन मकई के पॉपकॉर्न बनाकर ही सभी सहेलियों को खिला देती हूँ। फिर क्या था, रानी कौवी ऐसा ही करती है। वह उस बोरी में से जरा सी मकई निकाल कर कुछ पॉपकॉर्न बना लेती है। फिर रानी कौवी बड़े ही मजे से अपनी सभी सहेलियों को वे पॉपकॉर्न खिलाती है। अरे वाह रानी कौवी, ये पॉपकॉर्न तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसा लगता है बिल्कुल ताजी मकई से बनाए गए हैं। हाँ, मैंने पॉपकॉर्न एकदम ताजी मकई से बनाए हैं। मेरे कालू का अपना मकई का खेत है, वहीं से हम मकई तोड़कर लाते हैं। अरे वाह रानी दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है, तभी तो ये पॉपकॉर्न इतने ज्यादा स्वादिष्ट हैं। अब आप रोज ही हमें ऐसे पॉपकॉर्न बनाकर खिलाइएगा। रानी कौवी को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद थी और वे चिड़िया से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब क्या था, कालू कौवा रोज काम पर चला जाता था और पीछे से रानी कौवी अपनी तमाम सहेलियों को जमा कर कर किटी पार्टी देती थी और सभी को स्वादिष्ट पॉपकॉर्न खिलाती थी। ऐसे धीरे धीरे कर कर कालू कौवे की मकई की सारी बोरियां खत्म हो रही थीं। फिर एक दिन कालू कौवे को एक व्यापारी मिलता है। अरे भाई कालू कौवे, मैंने सुना है तुम्हारे पास काफी ज्यादा मकई की बोरियां हैं। मैं तुमसे अच्छे दाम पे खरीदने को तैयार हूँ। तुम चाहो तो मुझे वो मकई की बोरियां बेच दो। अरे, तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मेरे पास मकई की बोरियां हैं? हाँ, मेरे पास मकई की बोरियां हैं तो, परंतु मैं उन्हें अभी नहीं बेचना चाहता। जब सबके पास मकई खत्म हो जाएगी तब मैं अपनी मकई की बोरियों के दाम बढ़ा कर बेचूंगा। अरे वाह कालू कौवे, तुम तो बहुत ज्यादा शातिर व्यापारी हो। मैं तो तुम्हें हल्का फुल्का व्यापारी समझता था। ऐसा नहीं है दोस्त, कालू कौवा व्यापार में सबसे आगे है। कालू कौवा सोच रहा था कि उसकी मकई की बोरियां सलामत है, परंतु रानी कौवी रोज सभी को किटी पार्टी दे देकर अपनी मकई की बोरियां तो खत्म कर चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद जब जंगल के अंदर मकई खत्म हो जाती है तो मकई के दाम भी बढ़ जाते हैं और कालू कौवा सोचता है कि अपनी मकई बेचने का यही सही समय है। अरे वाह, यही सही समय है अपनी मकई बेचने का। पूरे जंगल में मकई की फसलें खत्म हो चुकी हैं। अब मैं अपनी मकई आराम से अपने मुंह मांगे दामों पे बेच सकता हूँ। फिर कालू कौवा ऐसा सोचकर रानी के पास आता है और वे देखता है कि उसके घर में मकई की एक भी बोरी नहीं है।
अरे रानी, रानी, ये मकई की सारी बोरियां कहाँ गई? मैंने तुम्हारे सामने घर में मकई की बोरियां लाकर रखी थी। कालू, घर में खाने के लिए जरा भी अच्छा भोजन नहीं होता, और तुम तो जानते हो कि मैं रोज किटी पार्टी करती हूँ, इसीलिए रोज रोज किटी पार्टी कर कर मैंने उन मकई के पॉपकॉर्न बनाकर अपनी सहेलियों को खिला दिए, और सारी की सारी मकई की बोरियां खत्म हो गई। अरे क्या, अरे मूर्ख कवि, तुमने ये क्या किया? मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी और अपनी सहेलियों को उनके पॉपकॉर्न बनाकर खिला दिए। मैंने कितनी मेहनत से वो मकई लगाई थी। मैं तो अमीर होना चाहता था, पर तुमने मेरे सारे ख्वाबों पर पानी फेर दिया। हाय रे, कैसी पत्नी मिली है मुझे। कालू, मैं क्या करूं? मुझे तो किटी पार्टी ही करनी होती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, जितना मिल रहा है उसमें ही खुश रहना चाहिए।